हाँ हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैं 12th क्लास का बैच और 11th 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए उससे पहले आप बेसिक चीज़ जान लीजिए ताकि हम जब कोई चीज़ बताए तो आपको वहाँ तक पहुँच सके जैसे मैं बताना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं साइंस जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साइंस में आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ सब मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम मतलब साइंस इंट्रोडक्शन देता हूँ, साइंस में क्या क्या होता है वो आपको बेसिक चीज़ करके आना, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे मैं अभी बताऊँगा क्या आपको। साइंस साइंस में जैसे हो गया साइंस, चलिए लिखते चलिए। साइंस में देखिए जब दुनिया में सबसे पहले साइंस आया तो साइंस क्या होता है। साइंस एक तरह का एक लॉजिकल नॉलेज हुआ, मतलब लॉजिकल नॉलेज हुआ क्या कि उसमें साइंस के बाद आया ज्ञान। जब हमको लॉजिकल नॉलेज सबसे पहले समझ लीजिए कि जब इंसान बंदर था उसमें म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन क्यों हुआ? म्यूटेशन हुआ कि खान मतलब जैसे कोई चीज़ दूसरा चीज़ खाने के कारण, समझ गए। जब सबसे पहले इस प्रकार से समझ लीजिए कि दुनिया में बंदर था। बंदर जो है, बंदर समझ लीजिए कि वो क्या खाता था, उसको उतना दिमाग नहीं था। बंदर जो है जैसे जैसे वो धीरे धीरे बंदर से जब भोजन को पका के खाने लगा तो उससे हुआ क्या कि उसको म्यूटेशन हुआ। उसमें म्यूटेशन आने के कारण उसमें दिमाग आ गया। दिमाग आने के बाद तकनीक नया नया चीज़ सोचने लगा, मतलब लॉजिकल तरीके से, मतलब नया नया चीज़ यानी कि आविष्कार करने लगा। उसी को हम वहाँ से विज्ञान की उत्पत्ति है। विज्ञान जैसे कि विज्ञान की उत्पत्ति हुई, लॉजिकल समझ लीजिए, लॉजिकल का मतलब विज्ञान। अब विज्ञान से आया हमें ज्ञान। जब कोई लॉजिकल चीज़ हमें आ गया तो हमें क्या किस चीज़ की प्राप्ति हुई? नॉलेज की आप प्राप्ति हुई। साइंस हो गया। साइंस के बाद आया नॉलेज। क्या आया? नॉलेज। साइंस के बाद आ गया नॉलेज। अब देखिए नॉलेज आया। अब नॉलेज के बाद अब हमको क्या करना है? नॉलेज कौन सा नॉलेज? सबसे पहले समझ गए। अब नॉलेज में आ गया सिस्टमेटेड नॉलेज। क्या? सिस्टमेटेड नॉलेज। अब सिस्टमेटेड नॉलेज क्या होता है? सिस्टम के अनुसार नॉलेज को मतलब ग्रहण करना। अब देखिए सिस्टम के अनुसार नॉलेज आदमी जो है मतलब कि सबसे पहले लॉजिकल आया, मतलब लॉजिकल चीज़ जब हम जान गए तो हमको नॉलेज आ गया। नॉलेज आया तो अब हम उसी में हम सिस्टमेटेड नॉलेज अपनाए। सिस्टमेटेड नॉलेज, सिस्टमेटेड नॉलेज आप इस प्रकार से लिख दो। सिस्टमेटेड नॉलेज हो गया। अब देखिए सिस्टमेटेड नॉलेज में यहाँ पे कितना चीज़ आ गया। सिस्टमेटेड नॉलेज में पहले साइंस आया, साइंस के बाद नॉलेज आया, उसके बाद सिस्टमेटेड नॉलेज आया। समझ गए? समझ गए। अब देखिए उसके बाद क्या आया? सिस्टमेटेड नॉलेज। यहाँ पे KNOWLEDG, यहाँ पे इस प्रकार से नॉलेज हो गया। समझ गए। अब आगे देखते हैं उसमें उद्देश्य क्या था उसका, मतलब कि सिस्टमेटेड नॉलेज में आया आपको ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने की तकनीक आया। उसके बाद एक्सपेरिमेंशन करने का, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ते गया उसका दिमाग भी बढ़ते गया। मतलब समझ लीजिए कि कोई चीज़ आगे बढ़ रहा है तो उसे नया नया चीज़ मिलता है। उसी तरह दिमाग जब आगे सोचने का तरीका होता है तो आगे आगे जाने से नया चीज़ मिलता है। आगे बढ़े उसके बाद आया आपको क्या आया? ऑब्जर्वेशन आया। यहाँ चलिए लिखते चलिए। उसके बाद क्या आया आपको? ऑब्जर्वेशन आया। लिखिए सिस्टमेटेड नॉलेज में हम क्या क्या सीखे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। उसके बाद आया एक्सपेरिमेंशन। एक्सपेरिमेंशन एक्सपेरिमेंशन मतलब प्रयोग। ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंशन हो गया। समझ गए। अब आगे चलते हैं साइंस में। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए आगे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देख लो यहाँ पे उद्देश्य, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ नेचर। अब साइंस क्या करता है? प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या करता है। साइंस क्या क्या करता है? हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देख लो, आप लिखते चलिए आप यहाँ पे मेरे साथ। एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ नेचर।
मतलब इसका ये मतलब ये हो गया कि आपको प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या करता है। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ नेचर, प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या करता है। अब आगे देख लो आप, यहाँ पे बोल रहा है रिवेलिंग रेवेलिंग revealing the secrets of nature। रिवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, उसका मतलब ये हो गया आपको प्रकृति के रहस्यों का उजागर करता है। इसमें आप ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़े थे, यहाँ पे सबसे पहले आप इस प्रकार से जान लो, समझ गए, प्रकृति के रहस्यों का उजागर करता है। अब आगे देखिए, यहाँ तक आपको मतलब कि आपको ये याद कर लेना है कॉपी में लिख के, या समझ के याद करना, आपको याद नहीं करना, समझ लीजिए, समझ जाइएगा ना, उसके बाद आपको जब मैं बताऊंगा मैं आप अच्छे से समझ जाओगे आप। चलिए आगे देख लीजिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी मतलब हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या होता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी का, समझ गए। यानी कि मॉडर्न लाइफ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लाइफ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हो गया कि आधुनिक जीवन जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब देखो, जैसे कि उद्योग में हो गया, एग्जाम्पल में उद्योग में, या कृषि में, या चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर में आप ले लो, या मेडिकल क्षेत्र में ले लो, या मतलब कि इस तरह का फील्ड में, सब में क्या है, मॉडर्न लाइफ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आगे साइंस पढ़ेंगे। साइंस में, साइंस का क्या क्या पार्ट, साइंस में क्या पार्ट होता है, साइंस में कैसे पार्ट होता है, उस पर स्टडी करेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि यहाँ पे साइंस, साइंस में सबसे पहले आया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और उसके बाद आया लाइफ साइंस। हमको लाइफ साइंस भी पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, अगर आप बायोलॉजी लिए हो तो लाइफ साइंस भी पढ़ना होगा। लाइफ साइंस में हो गया बॉटनी, जूलॉजी, ये दोनों। फिजिकल साइंस में क्या क्या हो गया, फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री हो गया आपका, समझ गए। चलिए नोट करते चलिए, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, और इसमें क्या क्या हो गया, बॉटनी, बॉटनी हो गया, और जूलॉजी हो गया, समझ गए, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी का मतलब हो गया पेड़ पौधों के बारे में, मतलब पेड़ पौधों के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। और जूलॉजी में मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, समझ लो, एनिमल के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी का मतलब वो हो गया जिसमें पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, समझ गए। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। किसके बारे में, मैटर के बारे में। अब देखिए मैटर क्या होता है। अब यहाँ पे देखो मैटर होता क्या है। सबसे पहले मैटर होता है जो स्थान घेरता हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो, मतलब कि जो प्लेस को मतलब क्या करेगा, घेर लेगा, और जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो अविनाशकारी है, जो अविनाशकारी है, उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब इस प्रकार से आप समझ लो कि मैटर कैन बी क्रिएटेड अ न्यू, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड। फिर से सुन लो, मैटर कैन बी क्रिएटेड अ न्यू, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड। समझ लो, यहाँ पे लिखते चलो मैटर का डेफिनेशन। मैटर कैन बी created a new, it cannot
लिखते चलिए, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, समझ गए, डिस्ट्रॉयड। ओनली इट्स फॉर्म, ओनली इट्स फॉर्म, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। समझ गए। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया पदार्थ का ना ही सृजन किया जा सकता है। मतलब कि सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये पदार्थ है, इसका ना ही सृजन किया जा सकता है, ना ही इसका समापन किया जा सकता है, बल्कि इसका एक जगह से रूप बदला जा सकता है। जैसे ये पदार्थ है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक पेन है, ये एक पेन है, इस तरह से आप लो, ये आपका खोप हो गया, ये अब पेन हो गया, इसको पेन बोलते हैं। अब पेन को हम यहाँ क्या करेंगे, हीट दे देंगे, यानी कि इसको जला देंगे। इसको क्या करेंगे, जला देंगे। जब इसको जला देंगे, ये क्या होगा, इसका रूप बदल जाएगा, यानी कि जला देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। जब पेन को हम जला देंगे, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, कहने का मतलब इसका रूप चेंज हो गया, इसका रूप चेंज हो गया। जब इसका रूप चेंज हो गया, इससे हमको क्या पता चला, पदार्थ का ना ही सृजन किया जा सकता है, ना ही समापन क्या, समापन का मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं, नष्ट नहीं कर सकते, क्या जा सकता है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है, केवल उसका मतलब कि रूप जो है बदला जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि पेन है, पेन को हम क्या किए, जला दिए, आग में क्या किए, उसको जला दिए, सोचे इसको नष्ट करने का कोशिश किए, तो ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी कि ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर हुआ, यानी कि इसका केवल रूप बदला, लेकिन ये तो खत्म नहीं हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर कैन बी क्रिएटेड अ न्यू, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज। समझ गए। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लीजिए। यहाँ पे आगे में यहाँ पे बोल रहा है कि मास एंड इनर्शिया, मास एंड इनर्शिया, चलिए, मास एंड इनर्शिया। अब देखिए यहाँ पे हो गया क्या, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, पदार्थ द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण, पदार्थ द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण। चलिए इसको लिख लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से, द प्रॉपर्टी ऑफ, इस प्रकार से लिखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ substance to maintain, सुन के भी लिख सकते हो, मेंटेन, यहाँ पे आई है ये, मेंटेन इट्स स्टेट। समझ गए। यानी कि पदार्थ द्वारा अपने, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू मेंटेन इट्स स्टेट, पदार्थ द्वारा अपने स्थिति को बनाए रखने का गुण को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे, यानी जड़त्व बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ये चक्का है, चक्का का फोटो बना लिए। अब चक्का को क्या करते हैं, यानी कि चक्का जब घूम रहा है तो इसको घूमने में जो मदद कर रहा है, मतलब कि इसको घूमने की स्थिति को जो बनाए रख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया, यानी जड़त्व। वो जैसे कि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछा गया तो मतलब कि एग्जाम इस प्रकार से समझने के लिए आप समझ लो कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है बार बार कि जब चक्का घूर रहा है वो मतलब किस कारण से घूर रहा है, वो उसका कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसका घूमने का स्थिति को बनाए रख रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी को बनाए रख रहा है, तो होगा जड़त्व, यानी इनर्शिया होगा, मास एंड इनर्शिया। अब देखिए ये चक्का है, सपोज ये चक्का क्या हो गया, स्टॉप है, यानी रुका हुआ है ये चक्का। ये चक्का जब रुका हुआ है तो इसे रुकने की स्थिति को बनाए रखने का गुण को ही, इसको भी बोलेंगे जड़त्व। जड़त्व के कारण ही रुका हुआ है और जड़त्व के कारण ही ये चल रहा है, ये स्टॉप है, ये चल रहा है और ये रुका हुआ है। समझ गए, मास एंड इनर्शिया। अब देख लेते हैं। अब बोल रहा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। चलिए एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है एलिमेंट, इस पे हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट यानी कि तत्व। बोल रहा है पदार्थ का शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। जैसे कि ये पदार्थ है, ये जैसे कि ये सब मान लीजिए कि ये पदार्थ जैसे हाइड्रोजन है या गोल्ड है, ये क्या है, गोल्ड है।
अब देखिए हम कैसे समझेंगे ये गोल है। हम क्या करेंगे, ये पदार्थ ही सब चीज़ को हम पदार्थ बोलते हैं, समझ गए, जिसको मतलब कि पदार्थ का परिभाषा। सपोज ये गोल्ड है, गोल्ड को भी पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए पदार्थ पे जब हम स्टडी किए तो उसमें देखें कि गोल्ड का मात्रा अधिक है, मतलब जिस चीज़ का मात्रा अधिक है, इस प्रकार से समझने के लिए केवल बोल रहा हूँ, याद रखने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ लीजिए यहाँ पे जो ये इसमें देखिए गोल्ड का मात्रा इस मेटर में अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ, मतलब क्या बोलेंगे, इसे एलिमेंट बोलेंगे। हमको ये इससे ये पता चला कि पदार्थ का यानी ये मेटर है, मेटर का शुद्धतम रूप यानी कि प्योर उसको क्या बोलेंगे, गोल्ड बोलेंगे। यानी कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। समझ गए। ये पदार्थ का शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। पदार्थ का शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, इसी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। क्या होता है कंपाउंड, चलिए वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, यौगिक के बारे में यानी कि कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, यानी कि टू और मोर, यहाँ पे चलिए सुनते चलिए, यहाँ पे अच्छे से जल्दी से सुनिए, जल्दी। टू और मोर एलिमेंट्स combine in a certain proportion to form a new substance, we call it a compound। यानी कि टू और मोर एलिमेंट्स combine in a certain proportion to form a new substance, we call it a compound। कहने का मतलब इस प्रकार से आप समझ लो कि यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक के नाम से आपको क्या लग रहा है, यौगिक के नाम से आपको ये लग रहा है कि इसमें दो चीज़ आपस में मिल रहा है, दो या दो से तीसरा चीज़ भी मिल रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक, 3 4 5 कुछ भी, तो वो मिल के एक नया पदार्थ यानी नए गुण वाले पदार्थ का जन्म देता है, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीजिए कि हम लेते हैं कि हाइड्रोजन को लेते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब कि प्लस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, H2O मिलता है, H2O यानी कि H2 प्लस O और 2, तो हमको क्या मिलता है, 2H2O। अब देखिए ये क्या है, वाटर है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे होता क्या है, पानी का फॉर्मूला, पानी में दो चीज़ मौजूद रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, पानी। अब देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन का काम क्या है, जलना, और ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाना। हाइड्रोजन का काम क्या है, जलना, ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाना। अब देखिए ये दोनों क्या किया, ये दोनों कंबाइन हो गया मतलब कि जुड़ गया, यानी कि ये दोनों की यौगिक हो गया। जुड़ने के बाद एक नया फॉर्मेशन हुआ, यानी नया पदार्थ का जन्म हुआ, उसका नाम है H2O। H2O क्या है, पानी। ये दो देखिए, ये दोनों से स्वभाव, दोनों का विपरीत स्वभाव हो गया। H2O का स्वभाव क्या है, इन दोनों स्वभावों से बिल्कुल विपरीत है। अब ये देखिए, हाइड्रोजन का काम था जलना, ऑक्सीजन का काम था जलाना। अब देखिए वाटर का काम क्या है, कि आग को बुझाना। सपोज किसी के घर में आग लग जाता है, जब आग लग जाता है तो आग में क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को जलाने में सहायक कौन है, ऑक्सीजन। समझ गए। ऑक्सीजन जब उसको जला रहा है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, पानी। हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, पानी को उसको बुझाने के लिए लाते हैं, पानी को उसको बुझाने के लिए लाते हैं। समझ गए एग्जाम्पल में। अब देखिए H2O क्या बना, H2O को ही यौगिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपाउंड। समझ गए। Two or more elements combine in a certain proportion to form a new substance, we call it a compound। समझ गए। अब आगे देखते हैं, जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में आप देख लो, कंपाउंड में एग्जाम्पल जल हो गया यानी कि वाटर हो गया, NaCl हो गया यानी कि नमक हो गया, चीनी हो गया, फिटकरी हो गया, साबुन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड है। समझ गए। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द मोस्ट कंपाउंड इज कार्बन। यहाँ पे क्या करा है, द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द मोस्ट कंपाउंड इज कार्बन। यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व कौन है, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व कौन है, कार्बन। समझ गए। कार्बन है आपका, ये आपका कार्बन हो गया। अब देखिए बोल रहा है, मोस्ट सब्सटेंसेस आर फाउंड इन
नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, मोस्ट सब्सटेंसेस आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड। समझ लीजिए यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि प्राकृतिक में सर्वाधिक पदार्थ किसके रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक में, यानी हमारे जो नेचर में, हमारे प्राकृतिक में सर्वाधिक पदार्थ यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। समझ गए। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट हो गया आपका, कंपाउंड हो गया, अब पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। चलिए मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मिक्सचर के बारे में आप देख लेते हैं क्या होता है मिक्सचर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लो इसका, टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड टुगेदर इन सच अ वे दैट ईच रिटेन्स इट्स ओन प्रॉपर्टीज दैट्स कॉल्ड मिक्सिंग। यानी कि टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड टुगेदर इन सच अ वे दैट ईच रिटेन्स इट्स ओन प्रॉपर्टीज दैट्स कॉल्ड मिक्सिंग, दैट्स कॉल्ड मिक्सिंग। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इसका मतलब ये हो गया दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रत्येक अपने गुण को बनाए रखता है, उसे कहा जाता है मिश्रण। यहाँ पे आप गौर से सुनो और गौर से लिखो। देखिए यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे देखिए दो पदार्थ है, यानी कि यहाँ ले लीजिए, आपको वाटर ले लेते हैं, वाटर, यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर, सॉरी वाटर है, वाटर लिए प्लस नींबू ले लिए, नींबू ले लिए प्लस चीनी ले लिए, चीनी ले लिए, शुगर। अब देखिए ये तीनों को हम मिला दिए, ये तीनों को मिला के क्या बना, शरबत। अब देखिए ये जो शरबत बना इसमें क्या है, शरबत जो बना उसमें देखिए चीनी अपना काम कर रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा पदार्थ ये हो गया, तीसरा पदार्थ ये हो गया, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो पदार्थ हो गए, एक और दो या उससे अधिक पदार्थ चुन लेते हैं ये। अब देखिए तीनों मिलके क्या बना, हमारा शरबत बना, तीनों मिलके हमारा क्या बना, शरबत, ये बना यानी शरबत। अब देखिए शरबत में क्या होता है, चीनी अपना गुण को बनाए रखता है, पानी अपने गुण को बनाए रखता है, और नींबू खट्टापन लाता है। यानी कि चीनी का काम क्या है, मीठा लगाना, और पानी का काम क्या है, पानी का स्वभाव ये है कि इसका मतलब कि समझ लो इस प्रकार से ये अपना प्यास बुझाता है, ये जान लो। अब देखिए इसका समझ गए। अब देखिए नींबू का काम क्या है, खट्टापन लाना, यानी कि शरबत में इससे आपको ये पता चला। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सिंग बोलेंगे। समझ गए, इसको आप क्या बोलेंगे, मिक्सिंग। यानी कि टू और मोर सब्सटेंसेस are mixed together in such a way that each retains its own properties, that's called mixing, that's called mixing। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले होते हैं जो कि प्रत्येक पदार्थ अपने गुण को बनाए रखता है। जो बनने वाला मतलब जो मिक्सिंग करके जो मिक्सिंग है उसमें मिक्सर में अपने गुण को जो बनाए रखता है उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सिंग। बनने के बाद जो बनेगा जो अपने गुण को बनाए रखता है उसे क्या कहेंगे, मिक्सिंग। समझ गए। एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल में जैसे चीनी का घोल, जैसे कि आपको बता दिए, वायु, मिट्टी, एलपीजी, वायु, इसको हम क्या बोलेंगे, एयर बोल देते हैं, एयर। वायु हो गया, सॉइल हो गया यानी कि मिट्टी, या एलपीजी हो गया, या एलपीजी हो गया। ये आपका एग्जाम्पल रह गया। समझ गए। इतना तो समझदार ही होंगे आप ताकि आप मेरा बात को समझ सकें। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एटम के बारे में बताऊं, उसका डिफिनेशन के बारे में। उसके बाद मैं 11th-12th क्लास का बैच स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सब रहेगा इसमें। चलिए आप अच्छे से देखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।